हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन डिज़ाइन से स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज obligatory or compulsory norms to which various characteristics of a product should comply or agree with standards। स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट का पार्ट बना रहे हैं या कोई मशीन का पार्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसको एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स में रखा जाए। कि अगर कोई जो हम स्केल बनाते हैं, एग्जांपल स्केल का जो हम यूज़ करते हैं, जो हम बनाते हैं, जनरली वो 25 सेंटीमीटर की या 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ स्केल 10 सेंटीमीटर की होती हैं, कुछ 11 की होती हैं, कुछ 12 की होती हैं, कुछ 13 की होती हैं। ऐसा नहीं होता है, फिक्स स्टैंडर्डाइजेशन है। जो हम डी का कंपास का यूज़ करते हैं वो या तो 180 डिग्री का होता है या 360 डिग्री का होता है। ऐसा नहीं होता कि 360 डिग्री का, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 60 डिग्री का हो रहा है या 90 डिग्री का हो रहा है। अगर हमें अलग अलग चाहिए होती है डायमेंशन, तो हम फिर कंपास का यूज़ करके अलग अलग डायमेंशन का ले सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है वो फिक्स डायमेंशन का बना होता है। इसी तरीके से जो हमारे स्पैनर्स होते हैं, जो हमारे टूल्स होते हैं, वर्कशॉप टूल्स होते हैं, जो स्पैनर्स होते हैं, वो भी एक फिक्स स्टैंडर्ड में होते हैं। तो इसे ही कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो और स्टैंडर्ड जो है वो सभी तरीके के एलिमेंट्स को कवर कर सकें। द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड मटेरियल्स, डायमेंशंस, शेप ऑफ द कंपोनेंट, मेथड ऑफ टेस्टिंग, मेथड ऑफ मार्केटिंग, पैकिंग, स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट। इन सभी में भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रखा जाता है। पैकेजिंग जो होती है, अगर हम बॉक्सेस देखें तो 4 हिस्सों में होती है उसकी जो पैकेजिंग जो होती है। जो अपर कवर होता है जनरली 4 हिस्सों में होता है। 6 हिस्सों में भी हो सकता था, 8 हिस्सों में भी हो सकता था, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रखा जाता है उसमें भी। स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर पार्ट्स, मटेरियल्स और प्रोसेसेस। The objective of a standard is to reduce the variety and limit the number of items to be a reasonable number। जो उसकी जो वैरायटी है उसे रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ किया जाता है। On the other hand, a code is defined as a set of specification for the analysis, design, manufacture On the other hand, a code is defined as a set of specification for the analysis, design, manufacture, testing and erection of the product। The purpose of a code is to achieve a specific level of safety। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर कोड का यूज़ किया जाता है या सेट ऑफ कोड्स का यूज़ किया जाता है, जिसके बाद में जिसको यूज़ करके हम जो मैन्युफैक्चरिंग स्टफ है वो कम से कम कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूज इन डिज़ाइन, कितने टाइप के स्टैंडर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। फर्स्ट, कंपनी स्टैंडर्ड। दे आर यूज इन अ पर्टिकुलर कंपनी और ए ग्रुप ऑफ सिस्टर कंसर्न। जो कंपनी स्टैंडर्ड्स हैं वो, अगर कोई एक कंपनी एक स्टैंडर्ड डिसाइड करती है तो जो उसके सिस्टर कंसर्न होते हैं वो ही, उनमें भी वही स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स हर देश के अलग अलग होते हैं और जो देश, जिस देश में भी वो काम हो रहा है उसमें वहीं के ही वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। जैसे अपने इंडिया में है BIS स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जर्मनी में DIN डिसाइड करता है। USA में SAE या AISI, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स और अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। UK में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उन्हें पूरे इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है। दीज स्टैंडर्ड्स आर which are used on the world level। Now there are some benefits of standardization।
First, reduction in types and dimension of identical components, inventory control. Second, reduction in manufacturing facilities. Then easy to replace means easy to interchange, or it is called interchangeability. No need to design or test the elements. Improve quality and reliability. Improve reputation of the company which manufactures standard components. Sometimes it ensures the safety. It results in overall cost reduction. Finally, जो overall cost reduction होती है वो overall cost जो होती है वो reduct हो जाती है. Now preferred number. What is preferred number? With the acceptance of standardization, there is a need to keep the standard sizes or dimension of any component or product in discrete steps. स्टैंडर्डाइजेशन रखने के लिए कुछ कोड निर्धारित किए जाते हैं, कुछ स्टेप्स निर्धारित किए जाते हैं. इन्हीं कोड को, इन्हीं ये जो कोड होते हैं या ये जो स्टेप्स होते हैं ये ज्योमेट्रिकल सीरीज में होते हैं और इन्हीं सीरीज को कहते हैं प्रिफर्ड नंबर सीरीज या प्रिफर्ड नंबर्स. The sizes should be spread over the wide range. At the same time, these should be spaced properly. जो ये इसकी जो साइजेस होती है वो वाइड रेंज में होनी चाहिए, साथ ही साथ में जो स्पेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, if shaft diameter like to be standardized between 10 mm and 25 mm, then sizes should be like 10 mm, 12.5 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, and not like 10 mm, 11 mm, 13 mm, 18 mm, 25 mm. There is no relation between them. It should not be like this. This led to the use of geometrical series known as series of preferred number or preferred series. जो preferred number हैं वो जनरली पाई जाती हैं ज्योमेट्रिकल सीरीज की फॉर्म में, जिसे प्रिफर्ड नंबर या प्रिफर्ड सीरीज भी कहा जाता है. Preferred series are series of numbers obtained by geometrical progression and round off. जो उसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करके या उसको राउंड ऑफ करके मिलता है वो प्रिफर्ड सीरीज कहलाता है. प्रिफर्ड नंबर क्या होते हैं? 5 बेसिक सीरीज में होती है. जनरली जो प्रिफर्ड नंबर होते हैं वो 5 बेसिक सीरीज में होते हैं. 5 √10, 10 √10, 20 √10, 40 √10 and 80 √10. Just double to all. These ratios are approximately equal to 1.58, 1.26, 1.12, 1.06 and 1.03. The 5 basic series of preferred numbers known as preferred series. ये जो 5 नंबर्स की जो ये सीरीज है ये क्या कहलाती है? प्रिफर्ड सीरीज. और इन्हें जब डेजिग्नेट करते हैं तो डेजिग्नेट कैसे करते हैं? R5, R10, R20, R40 and R80. The example of preferred number series are standard shaft diameters, power rating of couplings, center distance or standard gearboxes, etc. What are the advantages of preferred number? The difference in two successive terms has a fixed percentage. दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उनका परसेंटेज फिक्स होता है, मतलब उतने उतने गैप के हमें प्रिफर्ड नंबर मिलेंगे. इट प्रोवाइड्स स्मॉल स्टेप्स फॉर स्मॉल क्वांटिटीज एंड लार्ज स्टेप्स ओवर लार्ज क्वांटिटीज. ये प्रोवाइड कराता है स्मॉल स्टेप्स फॉर स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज स्टेप फॉर लार्ज क्वांटिटी. द प्रोडक्ट रेंज इज कवर्ड विद मिनिमम नंबर ऑफ साइजेस विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइस ऑफ द कस्टमर. यहाँ कस्टमर की चॉइस नहीं होकर मिनिमम नंबर ऑफ साइज के प्रोडक्ट की रेंज को कवर किया जाता है. द डिफरेंस इन नाउ स्ट्रेस कंसंट्रेशन. A stress concentration, often called stress razors or stress risers, is a location in an object where stress is concentrated. An object is strongest when force is evenly distributed over its area, so a reduction in area caused by a crack result in localized increase in series. स्ट्रेस कंसंट्रेशन उस पार्ट को कहते हैं, किसी भी मशीन पार्ट को या किसी भी
उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। और कहाँ कंसंट्रेटेड होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में एक आयरन रॉड है। उस आयरन रॉड पर अगर बीच में कहीं होल है, कहीं नोचेज है, तो वहाँ पर ही अगर उस पर फोर्स लगाया जाएगा तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेट होगा। स्ट्रेस रिजल्ट्स इन रियलिटी bars often have holes, grooves, notches, cleavage, shoulders, threads or other abrupt changes in geometry that create a disruption in the otherwise uniform size stress patterns. अगर किसी ऑब्जेक्ट के डिज़ाइन में एब्रप्ट चेंजेस अगर हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। नोचेस अगर हैं, होल अगर हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। स्ट्रेस रिजल्ट्स इन रियलिटी बार्स ऑफन है होल्स, ग्रूव्स, नोचेस, कीवे, शोल्डर थ्रेड्स और अदर अब्रप्ट चेंजेस इन ज्योमेट्री दैट क्रिएट अ डिसरप्शन इन द अदरवाइज यूनिफॉर्म स्ट्रेस पैटर्न। दीज डिसकंटिन्यूज आर कॉल्ड स्ट्रेस रिजल्ट्स। यही जो डिसकंटिन्यूज हैं वो स्ट्रेस रिजल्ट्स कहलाती हैं। हम पहली ड्राइंग में अगर देखते हैं तो पहले जो एरिया जो बिल्कुल ब्लू एरिया है वहाँ पर स्ट्रेस सबसे कम है, और जो रेड एरिया है वहाँ पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ नोजल या एब्रप्ट चेंज है वहाँ पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। दूसरे हिस्से में अगर देखते हैं तो जो आधा जो रॉड है उसका डायमीटर ज़्यादा है, आधे रॉड का डायमीटर कम है। तो यहाँ पर भी अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल का, इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रेस जो है जहाँ पर डायमीटर एकदम से कम हुआ है वहाँ पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लगेगी। द स्ट्रेसेस नियर द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड्स कैन रीच वैल्यू मच लार्जर देन द एवरेज वैल्यू ऑन द स्ट्रेस ऑफ द मेंबर। अगर किसी मेंबर पर इस तरीके का अगर कोई पार्ट है तो वहाँ पर जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा लगेगी बजाय अदर पार्ट्स के। द रीजन ऑफ द बार वेयर हाई स्ट्रेस डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन। द रीजन ऑफ द बार उस रॉड का वो हिस्सा वेयर हायर स्ट्रेस डेवलप, जहाँ हायर स्ट्रेस डेवलप होती है, as result of these discontinuities is called stress concentration। इन डिसकंटिन्यूटीज के कारण से जहाँ हाई स्ट्रेस डेवलप होती है उसे ही कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। डिज़ाइन कंसिडरेशन उसका क्या क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस occurs at the edge of the hole and may be larger than the normal stress sigma is equals to p upon dt at the same cross section. For design consideration, the result obtained depends on the following. First, in case of a circular hole in a bar, we consider the ratio r by d. उसका r जो है वो फिलेट की थिकनेस है, जबकि जो d है वो पूरे रॉड का डाया है। For the fillet, the ratio is r by d and d by d. Stress reducing methods: avoiding sharp corners, only using rounded corners with maximum radius, sanding and polishing surfaces to remove any notches or defects that occur during forming and processing, lowering the stiffness of straight load-bearing segments, placing notches and threads in low stress areas. Stress concentration occurs due to the irregularities stress distribution. This irregular stress distribution occurs due to the different cross sections, the presence of notches or holes, cleavages और scratches. यहाँ कुछ डिज़ाइन मेथड्स हैं
कि अगर हम एकदम से अगर फिलेट या चैम्फर कुछ लेना चाह रहे हैं या डायमीटर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो कभी भी शार्प कॉर्नर्स ना लें। फ्लो होता हुआ कॉर्नर लें। और उससे भी ज़्यादा सही कंडीशन तब है जो जहाँ ज़्यादा डायमेंशन का जो डायमीटर है वहाँ पर अगर हम मटेरियल कुछ कम कर दें तो पूरे ऑब्जेक्ट पर सेम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, साथ के साथ सेम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ऐसे कुछ नटेड बोल्ट में है जहाँ पर थ्रेड्स के कारण जो उनका कोर डाया है वो बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है स्ट्रेस का। तो अगर उन थ्रेड्स के अकॉर्डिंग ही हम इसका डाया कम कर देते हैं बाकी हिस्से का तो वो भी सही होता है। ऐसे ही शाफ्ट है, शाफ्ट का वो हिस्सा जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो बाकी का जो हिस्सा है उसे भी उस स्ट्रेस्ड पार्ट के बराबर लेके आ सकते हैं। दीज आर फ्यू मेथड्स फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम उस स्ट्रेस को किसी भी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो ओवरऑल हमारा इतना ही होता है इसमें कि कहीं पर भी झटके से स्ट्रेस नहीं लगे, एकदम से कोई ऐसा शार्प एज नहीं आए कि वहाँ पर उस पर स्ट्रेस अप्लाई होकर उसको नुकसान पहुँचाए। शाफ्ट के बीच में जहाँ तक हो सके होल्स ना दिए जाएं, क्योंकि जब स्ट्रेस कंसंट्रेट होगी तो उसी पॉइंट पर होगी। दीज आर ऑल अबाउट टुडे।